हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होगे और अच्छा कर रहे होगे। तो ये आपके बूस्टर सीरीज का पार्ट 3 आपके सामने। क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करूँगा। इस पार्ट का मेन मोटो जो है, लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं, जैसे मेनली 2 चैप्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये मेजर पोर्शन इसमें उसी का रहेगा, मतलब 70% उसी का रहेगा। इसके बाद एक वीडियो में और डालूंगा जो कि केवल इसका पार्ट 4 के नेम से उसको डालूंगा, और उसमें केवल न्यूमेरिकल रहेगा। हार्डली 10 न्यूमेरिकल से ज़्यादा उसमें नहीं डालूंगा। वीडियो भी छोटी होगी लेकिन कॉन्सेप्चुअल रहेगा। वो वीडियो आप इसके बाद जरूर देख लीजिएगा। मान लो ये वाला आप देख लीजिएगा, आपको लगता है ये समझ में आ रहा है तो आप इसको स्किप करके, लेकिन लास्ट वाली वीडियो मत स्किप करिएगा, वो आपका पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज टू टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट हुज करेंट टाइम ग्राफ आर गिवन बिलो। देखो 2 टाइप का करंट होता है, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। डीसी वो करंट होता है जिसका वोल्टेज या करंट टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। और एसी करंट वो करंट होता है जो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। तो ये आपका देखो, ये कांस्टेंट नेचर का है, तो ये आपका हो जाएगा डीसी करंट। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा डीसी करंट, और ये आ जाएगा आपका एसी करंट। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये पहला हो गया एसी और डीसी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ लिस्ट द 2 डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ। देखिए इस ग्राफ को देखोगे तो आप देखोगे ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फ्लक्चुएटिंग नहीं है, कांस्टेंट है, ये फ्लक्चुएटिंग है ग्राफ के अकॉर्डिंग। इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी मेनली क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है अपने कंट्री में, और यहाँ फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, और भी 2-4 डिफरेंसेस बता दे रहे हैं। एसी जो है वो आपका ट्रांसमिशन लॉस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको एसी सोर्स को लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। डीसी में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसे लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। एसी जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डीसी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, और एसी जो आपका है वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन उसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ट्रांसफार्मर को यूज करके, लेकिन डीसी में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, मैंने इससे पहले एक स्लाइड बनाया था बट ड्यू टू वॉइस नहीं आ रही थी तो मैंने कैंसिल करके फिर से नया एक बनाया कि कोई डाउट ना हो। देखो इधर समझो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला ना, ये मेन मेरा फोकस है लास्ट चैप्टर को करने का। देखो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रीडेबल है ना, रीडेबल नहीं हुआ तो बताइएगा। एक मिनट मैं कर ही देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द मैग्नेटिक कंपास, ये पूरा कंपास है। द नीडल इज प्लेस इन द प्लेन, मतलब नीडल इस कंपास के प्लेन में ही है, ऑफ द पेपर एट अ पॉइंट ए। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। ये क्या है आपका, एक पॉइंट ए है। कह रहा है एज सोन इन अ फिगर इन विच प्लेन शुड द स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस सो दैट। बच्चा इसको आप इंपॉर्टेंट यदि कर दो, इंपॉर्टेंट कर दो तो ये कमी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। प्लेस सो द इट इज पासिस थ्रू ए एंड देयर इज नो चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास। देखो कंपास में डिफ्लेक्शन तभी नहीं होगा जब कंपास का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो, और इसका जो आपका ये निडल है या प्लेन है, वो एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल में हो जाए, जो आप पढ़ते आ रहे हो, या जो इससे करंट जाए उससे जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन एक जगह दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं इसको एक कंपास दिया है तो मैं आपको टॉर्क के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगा। टॉर्क जो आपका होता है, टॉर्क होता है m इंटू ए होता है एरिया वेक्टर, या NIBA साइन अल्फा। ठीक, तो ये आप बोल सकते हो कि जो ए है इट इज द एरिया वेक्टर। ए क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या है, एरिया वेक्टर वो वेक्टर फॉर्म होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड होगा, जैसे मेरा हाथ है, या तो इससे अपवर्ड होगा, ये एक 2D प्लेन है, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। ठीक, दोनों में से एक होगा। तो आप देखो ये कंपास रखा हुआ है, तो इस कंपास का कहीं भी तुम लोगे प्लेन, तो इसका या तो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड एरिया वेक्टर होगा, या तो डाउनवर्ड होगा। मैं पूरे को ले लेता हूं, ठीक है।
तो मैं अभी के लिए अपवर्ड ले रहा हूँ, आप डाउनवर्ड लेके भी कर सकते हो। अब सोचो यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे देयर नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में यदि इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जो इससे कंडक्टर होकर जाएगा, जो ए से ए में जो कंडक्टर रखा है इस तरीके से रखे कि इसके पैरेलल हो जाए। तो आप सोचो ये आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैं ए पे रख रहा हूँ आउट ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, तो इसमें जो करेंगे देखो ऐसा जाएगा, ठीक, ये जाएगा और ये देखो ये ऐसा होके जाएगा, ठीक है। तो इससे जो आपका करंट जाएगा वो हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में जाए और ये क्या है आपका अपवर्ड है, तो ये हमेशा इससे क्या होगा 90 डिग्री बनाएगा। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो समझाते हैं, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ होगा, प्लेन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो इन द प्लेन ऑफ पेज, ठीक है। अब ये सोचो कि ये प्लेन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का एक और ले लेता हूं, जस्ट वेट। देखो ये आपका क्या है, दो ले रहा हूं, ये आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर, मान लो प्लेन है, और आपका एरिया वेक्टर बाहर, तो इसके बीच में कैसे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे तो ये मैक्सिमम होगा, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये मैक्सिमम वाला केस हो जाएगा। मैक्सिमम वाले केस का आंसर जहां पे है तो रखोगे कि जो आपका कंडक्टर होगा कहाँ होगा, जो आपका कंडक्टर होगा, कंडक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक। मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए देखो अब यहाँ पे एरिया वेक्टर तो अभी वही है पैरेलल, तो अब क्या कर देते हैं हम इसको प्लेन में रख देते हैं, इसको प्लेन में रख दिए, तो प्लेन में जब रखोगे तो ये मान लो ये प्लेन में रखे हो, ये प्लेन में है, करोगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक, इनसाइड, या नीचे रखोगे तो आउटसाइड, तो या तो इनसाइड आ जाए मैग्नेटिक फील्ड तब भी पैरेलल, या आउटसाइड आ जाए तो भी पैरेलल। तो यहाँ पे यदि दोनों पैरेलल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अलोंग द, इसको क्या करेंगे आप, कंडक्टर प्लेस्ड इन प्लेन ऑफ पेज, ये मिनिमम का केस है, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड देख लेना, 2D का क्वेश्चन है, आगे आइए, ये फिगर वही है। थर्ड, ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और किस रूल के थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे। देखो यदि कॉन्सेप्ट बोलता है आपको, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ओनली करंट इज गिवन, केवल करंट गिवन है, तो बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक, राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है नोटेशन मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। स्टेटमेंट क्या है कि अपने राइट हैंड के थंब को करेंट के डायरेक्शन में रखेंगे, राइट हैंड थंब को करंट में रखेंगे और फिंगर को जो कर्ल करेंगे तो फिंगर के कर्ल का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। चलिए हम 2-3 पॉइंट लेके यहाँ पे इसको कर लेते हैं। मान लो मैंने एक छोटा सेक्शन ये ले लिया, एक छोटा सेक्शन ये ले लिया और एक छोटा सेक्शन ये ले लिया। राइट हैंड थंब रूल, तो ये आपका देख रहे हो एरो अपवर्ड में जा रहा है, तो हम थंब का जो टिप है उसको एरो के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे और देखो इसको मोड़ेंगे, अब ये देखो कैसे आ रहा है अपवर्ड, बाहर भाग रहा है, फिंगर तो कहाँ जा रहा है, सेंटर पूछा है, इस पॉइंट पूछा है, तो इस साइड में अपवर्ड आ रहा है। चलिए इधर देखिए, अब इसको रखें थंब को डायरेक्शन में, फिर आ रहा है, फिर इस साइड, बाहर नहीं अंदर, यहाँ भी आ रहा है आउटसाइड, यहाँ देखिए ये बाहर रखें थंब डायरेक्शन करंट में, यहाँ पे भी आउटसाइड आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटर पे क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, प्लेन से आपको बाहर आता हुआ दिखेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आउटसाइड द प्लेन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सेंटर पे, और मैंने स्टेट बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए, ये क्वेश्चन आपका, अच्छा छोड़िए, हो गया ये क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन प्लेन में रखा था, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट, छोड़ दिया मैंने। कह रहे इन अ गिवन सर्किट A, B, C, D are the 4 lamp connected with the battery 60 volt. Analyze the circuit to answer the following. ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके चांसेस ज्यादा हैं आने के। कह रहा है आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ इन विच द लैम्प इज आर अरेंज। भाई देख लो फिगर देखो, इसमें सभी लैंप किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट का। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम हो, जहां पोटेंशियल सेम हो, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पीछे ये कह रहा है कि पहला हो गया क्या है आपका
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस ऑफ योर अबव आंसर व्हाट इज द एडवांटेज एनी टू टू हिज कॉम्बिनेशन ऑफ द लैम्प। देखो अब इसका मतलब क्या, इन्होंने क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन के थ्रू, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज। ठीक है, पैरेलल का एडवांटेज ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो इसमें क्या है, पैरेलल दो बता देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है। तो जब वोल्टेज सेम है तो सबके पास इक्वल पोटेंशियल है, वो अपने सभी में सब अपने फुल एफिशिएंसी पे वर्क करेंगे क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप नहीं है। सीरीज में क्या होता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज में आपका जो रजिस्टर लगा होता है, ये रजिस्टर, तो यदि R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो R1 पे जो यदि मान लो यहाँ पे सोर्स है, सप्लाई सोर्स, तो यहाँ से करंट गया तो यहाँ जो ड्रॉप होगा वो मैक्सिमम ड्रॉप होगा, यहाँ पे उससे कम और ये सबसे कम, तो यहाँ पे जो ग्लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, और यहाँ पे ग्लो क्या हो जाएगा, हायरर हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में सबकी जगह अपने फुल एफिशिएंसी से ग्लो करेंगे, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा क्या है, इसमें फॉल्ट डिटेक्शन इजी है। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो कोई भी एक जगह, जहाँ मान लो यहाँ पे फॉल्ट हो गया इसमें, तो ये फॉल्ट हुआ तो ये ग्लो करना बल्ब बंद कर देगा, बट ये और ये अपना ऑफर करेगा, तो तुम आए इसको रिपेयर किए आगे बढ़े। बट सीरीज में नहीं, मान लो यहाँ पे फॉल्ट हो गया और आपको पता नहीं है कि यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे फॉल्ट है, अब आपको क्या होगा, ये भी ऑफ हो जाएगा और ये भी ऑफ हो जाएगा, दोनों ऑफ हो जाएंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फॉल्टी है ये फॉल्टी है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ फॉल्ट डिटेक्शन थोड़ा सा रेयरेस्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टू इलेक्ट्रिक सर्किट 1 and 2 दिया हुआ है, 1 and 2 and key is the close where at in the circuit 2, कह रहा है कि K is close, K जो है closed है in circuit 2 and K is open in circuit, चलो हम इसी के अकॉर्डिंग सर्किट 1 में मैं क्वेश्चन को जो मॉडिफाई किया हूँ, सर्किट 1 में जो आपका की ओपन है और सर्किट 2 में जो है क्लोज है। फिगर देख लीजिए, 2 में क्लोज है, 2 में इसको क्लोज रखिए, ये क्लोज हो गया, और इसको ओपन करिए, तो ये हटाइए, इसको ओपन करिए। ठीक है, होगा क्या, कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन फर्स्ट एंड 2। देखिए जब ये ओपन हुआ तो ये वाला सर्किट जो है, ये वाला रेजिस्टर, ये सर्किट से आउट हो गया, तो आपके पास केवल ये रेजिस्टेंस बचा हुआ है, तो इसका आर इक्विवेलेंट जो होगा बेटा वो केवल R1 होगा। क्लियर है, ये कॉम्बिनेशन में है और ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपका R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये आप एलसीएम लोगे, R1 R2 एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा R2 प्लस R1, और ये 1/R इक्विवेलेंट रिवर्स कर दोगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। ठीक, चलिए पीछे देखते हैं, कह रहा है कंपेयर द करेंट इन अ सर्किट 1 and 2। देखो बेटा कंपेयर करना है, एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है, तो आप जब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें जो करंट होगा, ये करंट जो होगा वो I इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट में V अपॉन में R, मतलब R1, और इसमें जो I2 निकलेगा, I2 हो जाएगा V अपॉन में R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इससे तुम जज नहीं कर पाओगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो देखिएगा। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब बनता है तो छोटे वाले से भी छोटा आता है। ठीक है, तो नो डाउट इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई होगी, इसमें रेजिस्टेंस सही है, तो यदि हम इससे कंपेयर करें तो आप बोल सकते हो ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम रेजिस्टेंस, इसमें करंट कम आएगा और इसमें करंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यदि हम R1 R2 अननोन है बट ये दो कॉम्बिनेशन है तो नो डाउट ये R1 से भी कम आएगा। यदि R1 है, R1 यदि है तो R1 से भी कम आएगा, नो डाउट। आप यदि बोलोगे सर R2 कम हुआ, अरे तो R2 कम है तो ऑलरेडी R1 से कम हो गया, हम मान चलते R1 ही कम है। यदि R2 कम होगा तो नो डाउट R2 कम आएगा तो R1 से कम होगा ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, इसका करंट ज़्यादा होगा और इसका करंट कम होगा क्योंकि यहाँ R ज़्यादा है। देखिए आगे कुछ बचा हुआ है, ठीक है आगे देखते हैं। हाँ ये करंट, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द फिगर above show the current time graph, find the time period of AC current from the graph using the resultant from A, find the frequency of AC। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, the time required to complete one cycle of alternating current is known as the frequency of the AC current। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल।
देखो तो एक साइकिल क्या होता है, ये यहाँ से गया, 0 से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ आ गया, ये 1 साइकिल, इसको क्या बोलते हैं 1 साइकिल। तो कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 0.02, तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी जो हो गया वो गया 0.02 सेकेंड। अब बोला है फ्रीक्वेंसी, तो रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड, तो f इजकल टू हो जाएगा 1 अपॉन 0.02, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 अपॉन में 2 कट जाएगा, तो f इजकल टू हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक, ये आंसर हो गया दोनों का। आगे बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, अल्फा पार्टिकल विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज, बता दिया है तो आसान हो गया आपके लिए। इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल, राइट एंगल पे इन कर रहा है एज सोन इन अ फिगर, तो राइट एंगल पे जब इन करता है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन द पार्टिकल मूव, तो डायरेक्शन जिधर मोशन उधर ही होगा जिधर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, यदि आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना यदि करंट दिया हुआ तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। क्या होता है, देखो ये लेफ्ट हैंड है, तो ये एफ, ये लेफ्ट हैंड है ना, तो आप देखो इसको, ये थंब, देखो ये थंब है और ये फिंगर है, ये आपका, ठीक है, तो ये आपका देखिए फादर, FATHER, इसको एफ से नोट करें, और एफ और फोर्स भी होता है। ये उसके बाद मदर आती है MOTHER, और एम करेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और ये फिर उसका चाइल्ड आता है CHILD, इसको C से करेंगे और C फॉर करंट। तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करेंगे, तो जो थंब है वो फोर्स के डायरेक्शन को, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर जो है आपके करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स के मोशन के डायरेक्शन को ही हम करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, होता ही है। तो हमें लगा करंट का डायरेक्शन ये हो गया, पहले केस के लिए ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये बी का डायरेक्शन हुआ। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड लिए, हम क्या किए, पहला जो है आपका है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका फर्स्ट फिंगर अलाइन किए और करंट ऊपर हो गया, देखो ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, थंब कहाँ जा रहा है इनसाइड, तो पहले केस में क्या होगा इनटू द प्लेन, या इनसाइड या इनवर्ड द प्लेन। ठीक, दूसरा देखिए, कह रहा है कि नाउ द अल्फा पार्टिकल रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट का डायरेक्शन होता है। तो इन्होंने बोला कि भाई इसको हटाइए, इसको हटाइए और इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे अल्फा की जगह आप इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, डाउनवर्ड अपोजिट होता है। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाइए, अब क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे है, लेकिन इस बार करंट जो है वो डाउनवर्ड हो गया, तो अब ये थंब क्या दिखा रहा है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब सेकंड वाला केस होगा ये आपका अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड या अपराइट प्लेन। ठीक, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम द आई डिफेक्ट यूजिंग द कॉनकेव लेंस, भैया कॉनकेव जो है हम लगाते हैं, माई बोलना सर का है, माई है लेंस, और मेरे को दूर की चीज नहीं दिखती है, ठीक है, तो मैं मायोपिक हो गया, तो ये मायोपिया हो जाएगा, मायोपिया। विद द फोकल लेंथ ऑफ 5 मीटर व्यू एन ऑब्जेक्ट्स एज सोन इन अ फिगर में दिया हुआ है, क्या फिगर में दिया हुआ है, अच्छा कॉनकेव लगाया भी है। इन वाई इज द स्टूडेंट यूजिंग कॉनकेव मिरर टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो बोलोगे द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया, एंड मायोपिया डिजीज को, आपको डिफेक्ट को खत्म करने के लिए आपको डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, एंड कॉनकेव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस, जिससे वो क्या करेगा, जो आपका कन्वर्ज होता है, जो आपकी जो आपका रे जो है वो पहले बिफोर द रेटिना यदि कन्वर्ज होती है, उसको डाइवर्ज करके वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे लाएगा, रेटिना पे लाएगा, जिससे इमेज शार्प बनेगी। ठीक है, आगे देखिए, अच्छा अभी क्वेश्चन है उसमें, कराए इन दिस केस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ इज 5 मीटर, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस एज पर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखो यहाँ फोकल लेंथ 5 मीटर है, तो f इजकल टू 5 मीटर है, और कॉनकेव का नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, तो p इजकल टू होता है 1/f, यदि मीटर में लिखोगे तो आंसर जो आएगा वो डायोप्टर में आएगा, ठीक है, डी में आएगा, तो 1/f की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 0.0 हो जाएगा, टू डायोप्टर नेगेटिव वैल्यू के साथ, ये आपका आंसर हो गया। पावर कितना हो गया, माइनस में 0.2 डायोप्टर, ये आपका कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इजी है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। द डायग्राम शो इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। क्या रहा है, द स्टूडेंट claim that the magnetic fields at a point A is stronger than the point B. Explain this observation based on the magnetic field line pattern. देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इन करती है, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, और इन साइड में S टू N को मूव करती, ठीक है। यदि इन साइड में करोगे तो इसको इधर मिला दो, इन साइड में हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा N टू S। यहाँ पे क्या बोला है, और यहाँ पे बोला है ज़्यादा होगा। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि आपस में बहुत ही क्लोजर होती हैं, उनके बीच का गैप बहुत कम होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आप देख लो ए के कंपेयर में, बाकी यहाँ पे क्या है, बी पे कम है, मतलब ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी पर यूनिट एरिया कम है, यहाँ पे डेंसिटी पर यूनिट एरिया लाइन्स का ज़्यादा मैग्नेटिक, इसलिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आगे बोला है रीड्रॉ द डायग्राम एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। अब देखो रीड्रॉ तुम्हें करना है तो कर लो, इसी में रीड्रॉ करना है तो कर देते हैं। अब ये मैग्नेट यहाँ से भी आएगा इस तरह, और याद रखिएगा ये बीच में जो लाइन होगी वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये बस ध्यान रखिएगा, ये जाएगा यहाँ से यहाँ जाएगा, ये कट नहीं करेंगे, बस रीड्रॉ कर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, बस इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ स्टूडेंट हैज द फोकस्ड और द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो इजी है, मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं लेंस कराऊंगा, फिर ह्यूमन का कराऊंगा, फिर आपका लाइट का कराऊंगा, और लाइट के बाद मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेंगे, तो 3 टॉपिक न्यूमेरिकल रहेंगे, 10 न्यूमेरिकल मोर देन इनफ है, वो जरूर देख लीजिए वीडियो। अ स्टूडेंट हैज द फोकस एट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 मीटर हाई, मतलब यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन आपका क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है कि h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO जो है वो 3 सेंटीमीटर है, with the white skin using the image is object height 3 cm on the white skin concave mirror is focal length is 10 cm। concave mirror है भाई, क्या है, concave mirror है, concave mirror, focal length नेगेटिव, और यहाँ क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ क्या हो गया, माइनस होता है इसका, तो फोकल लेंथ आपका जो हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो v दिया है वो क्या दिया है, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा जी, अच्छा u दिया हुआ है, u दिया, सॉरी यहाँ u दिया है -18 सेंटीमीटर। कह रहा है v निकालिए, क्या निकालिए, v निकालिए, पहला क्वेश्चन, एंड h, और दूसरा क्या बोला है, hi निकालिए। बहुत सिंपल है, देखिए देखिए यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो रख दीजिए 1/-12। देखो छोटा क्वेश्चन है, करवाना जरूरी कि हो सकता है लास्ट में आपके माइंड से स्किप हो जाए, तो मैं एक बार करा दूं। और यहाँ पे ये गलती होती है, यहाँ पे -18 कर दो, इसको सॉल्व करना है तो इधर भेजो, तो ये 1/-12 और ये माइनस आके प्लस हो जाएगा 1/18, और ये आ जाएगा 1/v। एलसीएम लोगे 36, तो 12 3 -3, और ये 2 टाइम्स में ये आ जाएगा 1/v। यदि सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -1/36 इक्वल टू 1/v, तो v की वैल्यू आ गई -36 सेंटीमीटर। माइनस ये बोला है रियल बनेगा और ऑब्जेक्ट के साइड में बनेगा। उसके बाद क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्निफिकेशन ये HI/HO इक्वल टू माइनस होता है मिरर में -v/u, तो HI की वैल्यू निकालना है, तो HI इक्वल टू हो जाएगा -v की वैल्यू कितनी आई बेटा, -36, -36, u की वैल्यू आई है -, दिया हुआ है ना, u कितना दिया है -18, और ये दिया है आपका, तो वो रियल है तो इन्वर्टेड है तो माइनस साइन आएगा ही आएगा, HHHO3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 18 2 और ये हो जाएगा HI इक्वल टू माइनस में 6 सेंटीमीटर। माइनस बता रहे इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। और आपको देखना भी तो देख लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यदि इसका फोकल लेंथ जो है वो 12 है और 12 के पहले रखा गया है, तो इसका मतलब है ये आपके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है, तो इमेज जो होती है सेंटर के जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप लोग तो मैग्नीफाइड बनने लगता है, मैग्नीफाइड आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि द राज प्लेस द सम आयरन फिलिंग अराउंड द मैग्नेट, द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ एज शोन इन अ फिगर, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, वेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड। देखो यहाँ पे एक ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट ये है, कलर चेंज करें, सबसे क्लोजेस्ट ये है P, उसके बाद आपका यहाँ पे Q है, यहाँ पे आपका R है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका S है। कम जो जितना क्लोजर होगा पोल्स के पास उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो सबसे ज़्यादा क्लोजर P है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट P हो गया। कहीं कहीं P एंड R भी दे सकता है, लेकिन आप यदि कंपेयर करो तो P से भी ज़्यादा क्लोजर क्या है आपका R है, या कहीं कहीं यदि ऑप्शन आपका P एंड R दिए तो समझ लो वो दोनों को सेम जगह मान रहा है, हम P मान लेते हैं। सबसे दूर कौन सा है S, तो ये सबसे दूर आपको Q दिख रहा है, तो सबसे वीकेस्ट होगा वो Q होगा। दिख रहा है ना डिफरेंस, यदि दोनों सेम होता तो हम दोनों दे देते, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अब देखिए ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू का है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड टुवर्ड द पोल ऑफ द मैग्नेट, व्हाई डज इट्स इंडिकेट। देखो भाई, पोल के पास जो पोल होते हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और उनके बीच का स्पेस कम होगा। और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, दूर जाओगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का स्पेस बढ़ेगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फिर ये बोला व्हाट इज द मीन बाय द नॉर्थ सीकिंग एंड, ये आप देख लीजिएगा एक बार, ये मैग्नेट, ये आपका टॉपिक जो है अर्थ मैग्नेट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और आपका बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, इसको देख के कमेंट करिएगा, थियोरेटिकल है। ये देखिए अपने पीछे वाला जरूर देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वहां पे। द फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइडल टू आर सिमिलर टू द प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट। हमको भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, एक बार ये ब्लर हो गया ना, इसको सही कर देते हैं, ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइडल, और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनोइडल। अरे भाई इजी सा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए सोलेनोइडल बना रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा बनता है, देखो इसमें एक साइड नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो एंटी, ठीक है। तो एंटी में एन का सेंस आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज ये दिख रहा है इधर से तो क्लॉकवाइज, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम एन पोल मान लेंगे। यदि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मान लो ये कैसे है, मान लो ये ऐसे है, तो ये ऐसे दिख रहा है ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज हम ऐसे कर देते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मान लो ऐसे दिखा देते हैं, तो इसको नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा इस साइड, और उस साइड क्या हो जाएगा, यदि क्लॉकवाइज एंटी है तो एन पोल की तरफ बिहेव करेगा, और आपका एंटी और ये क्लॉकवाइज में सेंस एन का नहीं आ रहा है, तो इसमें एस की तरफ बिहेव करेगा पोल, तो ये एस का हो गया, ठीक। अब यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ से निकलेगा आपका, तो बाहर जो फील्ड है वो एन टू एस है और इनसाइड में जो है वो एस टू एन है, ठीक है। और इसके अंदर आप जब सॉफ्ट आयरन का कोर डालते हो तो उसके थ्रू भी एक मैग्नेटिक फील्ड आता है और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो सॉफ्ट कोर इसलिए लेते हैं कि वो जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, जिससे आप पोलैरिटी भी चेंज कर पाते हो। कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट बाय ड्राइंग द एप्रोप्रिएट रे टू लोकेट द, अब तो ब्लर नहीं हो रहा बेटा ना, वो थोड़ा सा 4 ईयर का है सेटिंग, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा बहुत। Given object by drawing the appropriate ray of the locate the image, find the radius of the curvature and determine the size of image formed by the size of object h। ये HO दिया हुआ है, HI निकालना है। फिर बोला राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, ये दिया हुआ है, हम इसी को बनाते हैं आराम से, एक बार बना ही देते हैं, कलाकारी दिखा दे। देखो यहाँ पे फोकल लेंथ कुछ दिया है क्या, देख ले एक बार, तो क्वेश्चन में कुछ दिया है फोकल लेंथ, फाइंड द, नहीं दिया है, ये देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो, अब बोला हो ना इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो ये दिया है u, ये क्या दिया है, ये u दिया है, u की वैल्यू है -40 सेंटीमीटर। ये आपका ये आपका इमेज है, क्या है, ये इमेज है, लेकिन हमारा हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 कट गया तो 20 हो गया। और ये क्या है, उस साइड बना है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, v की वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव।
तो फोकल लेंथ निकालिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/20 पॉजिटिव के साथ माइनस ऑफ 1/u नेगेटिव के साथ, कितना आएगा -40। ये आपका हो जाएगा 1/20 और ये प्लस हो जाएगा 1/40, एलसीएम लेंगे 80, नहीं 40 लो ना, 80 लेके कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, यहाँ ले लो 40, तो 20 2 टाइम्स 4 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 3/40, तो ये हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मान लो आपका आ जाए कितना 3 1 जा 3 और 3 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया 14/3, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है ना, तो 2f होता है r की वैल्यू, तो होता है अभी कितना है 40, तो 40/3 इंटू में 2 तो हो जाएगा 80/3 सेंटीमीटर। तो अब बताओ 80 यहाँ पे 40 है, एक बार कैलकुलेशन देख लो बेटा, देख लेना एक बार, 40 में मिला लेता हूँ, 40 40 2 ये 3, ठीक हो गया, सही है। तो यहाँ पे आपका यहाँ कहीं फोकस होगा, कितने पे फोकस है आपका 13 पॉइंट समथिंग पे है, और 13, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। बियॉन्ड सी जब होता है तो इमेज क्या होती है, डेमनिस बनती है, तो बना है डेमनिस। रे डायग्राम बनाना है तो लो भाई रे डायग्राम बना देते हैं। यहाँ लीजिए, यहाँ से ये गया एक रे, एक यहाँ से गया ये रे, उसके बाद एक रे यहाँ से गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत होगा क्योंकि इमेज बना दिया ना। अच्छा आप फिर से बना लीजिएगा, रे डायग्राम से कंप्लीट कर देते हैं। और एक ये आपका ये यहाँ से आके यहाँ कट करके जाएगा, और 1 मिनट ये जो है, चलिए कोई नहीं, एक ये देखिए ये एरो, ये एरो, ये एरो और ये एरो, ठीक है। यहाँ पे इसको बना दो, ये आपका इमेज हो गया, ठीक, ये रे डायग्राम हो गया। और क्या है, इन्वर्टेड है, डेमनिस्ड है, ठीक है, और रियल है। तो ये हो गया आपका रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज या डेमनिस्ड, ठीक है। आगे बढ़िए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाँ ये आपका लाइट का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन और स्पीड का है, तो इसको कॉन्सेप्ट दे देंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इतना है, ए स्लैब ऑफ रिफ्लेक्टिव में इतना है, तो कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखिए क्या होता है, जितना डेंसर मीडियम होगा स्पीड उतना कम होगा, जितना भीड़ भाड़ उतना ज़्यादा स्पीड कम, तो ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पीड कम होगा। तो मतलब जो आपका म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि μ1 अपॉन में μ2 उल्टा हो जाएगा v1 अपॉन में v2 अपॉन में v1। अब मान लो मेरा लाइट जो है वो एयर है यहाँ पे और ये ग्लास है, यहाँ से आ रहा है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसा हो जाएगा। हम इसको म्यू जी मान लेते हैं, इसको म्यू ए मान लेते हैं, तो आपका पहला मीडियम म्यू ए अपॉन में म्यू जी, और ये आपका हो जाएगा वी जी अपॉन में वी ए। हमें निकालना है ग्लास का, बोला है ना कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, तो अब हमें पता है जब बोलते हैं ना 1 और 2, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है, जाके आप वीडियो देखिए। तो डिस्क्रिप्शन में 2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका वी ए अपॉन में वी जी, ये हमको चाहिए। कर दो वैल्यू, वी ए में कितना है, एयर में कितना है 3 × 10⁸, और ग्लास में कितना है 2.45 × 10⁸, कट जाएगा 8, और ये बच जाएगा आपका 300 डिवाइड बाई 245, 5 से कटेगा 6 0 4 9, और ये फिर अभी आ गया 60 अपॉन में 49, कोई यूनिट नहीं होता, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, चलिए आगे। अच्छा और क्या बोला है,
कंप्लीट द रे डायग्राम बाय डायरेक्शन मेकिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। बेटा ये आपका एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है। तो कभी भी इंसिडेंट रे जब रेयरर से डेंसर जाता है तो हमेशा नॉर्मल से बेंड हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से जब बेंड होगा तो ऐसा हो जाएगा। देखो बेंड हो गया। देखो ये बेंड हो गया। उसके बाद फिर एक नॉर्मल आएगा, यहाँ नॉर्मल बना लो, ठीक है। फिर क्या होगा, अब क्या है, डेंसर से क्या आया, रेयरर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा, डेंसर से रेयरर गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। ये आपका और ये इसका, ये इमर्जेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हुआ है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका रे डायग्राम कर लीजिए। थैंक यू। चलिए ये वाला आपका पार्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जस्ट मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा 10 क्वेश्चन का, वो 10 क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, उसको तो स्किप मत करिएगा, वो लास्ट टाइम में आपको बोनस के फॉर्म में मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।